हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन देखिए 61 डैश इज अ मेथड ऑफ डिसाइडिंग विच प्रोसेस शुड एग्जीक्यूट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कर रहे हैं 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम या कंप्यूटर टीचर एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हो सकती है, शायद ये लास्ट वीडियो है। हाँ, तो आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और इसके साथ ही हम सिस्टम कॉलिंग और जो भी प्रोसेस थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। क्या कह रहा है? डैश इज अ मेथड ऑफ डिसाइडिंग विच प्रोसेस शुड एग्जीक्यूट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कौन सा मेथड या प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये इसके बारे में पूछा गया था। क्या उसे हम स्कूलिंग बोलते हैं, प्रीम्पशन बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं और नॉन प्रीम्पशन बोलते हैं। तो एक्चुअली ये शेड्यूलिंग के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? शेड्यूलिंग बोल सकते हो या स्केड्यूलिंग, जो भी आप बोलते हो। शेड्यूलिंग इज अ मेथड ऑफ डिसाइडिंग विच प्रोसेस शुड एग्जीक्यूट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा प्रोसेस किस समय सिस्टम में आएगा, जाएगा, प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? शेड्यूलिंग। हम क्या करें? प्रोसेस को शेड्यूल करें। तो अब यहाँ पे हम मेनली तौर के ऊपर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर कितने प्रोसेस कंप्लीट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, एवरेज सीपीयू टाइम या स्पीड ऑफ सीपीयू, वो क्या कहलाएगा? आपका थ्रूपुट। नेक्स्ट देखिए, टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव इन रेडी क्यू। प्रोसेस जो रेडी क्यू के अंदर आएगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम या अराइवल टाइम। तो देखिए, हमारा प्रोसेस जब रेडी क्यू के अंदर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अराइवल टाइम। ओके, तो ये जब भी प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए आएगा तो अलग अलग टाइम है। जैसे अराइवल टाइम है, आपके बर्स्ट टाइम है, कंप्लीशन टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, फिर आपके आ जाएगा वेटिंग टाइम है और रिस्पॉन्स टाइम है। तो इन सब के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने नीचे बता रखे हैं अलग अलग हिसाब से। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। तो ये सारी डेफिनेशंस है जो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दिए हुए, तो आपको याद करनी पड़ेगी। टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, जो प्रोसेस है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम या अराइवल टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बर्स्ट टाइम। कंप्लीशन टाइम, सॉरी, क्या हो जाएगा आपका? ये कंप्लीशन टाइम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर अ सीपीयू एग्जीक्यूशन। मतलब उसको एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम या अराइवल टाइम। वो आपका कहलाएगा बर्स्ट टाइम। तो ये छोटी छोटी नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ज़्यादा चीज़ें हम अभी क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगी, फिर आपको इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी। फिर देखिए, टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। ये बोल रहा है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम क्या होता है। तो आप याद कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला है ये, डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये किसका फॉर्मूला है? आपका बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम में से अगर हम बर्स्ट टाइम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा निकलता है वेटिंग टाइम। क्या निकलता है? वेटिंग टाइम। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। मैं वेटिंग टाइम लिखना भूल गया, तो आंसर हो जाएगा इसका ई। 68 देखिए, टाइम डिफरेंस बिटवीन द टाइम एट विच प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट टाइम एंड अराइवल टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है आपका रेस्पॉन्स टाइम का। तो एक बार आप ये पढ़ लीजिए क्या है क्या नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है हमारी दो प्रकार की होती है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ओके, जो आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है वो दो तरह की होती है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को कोऑपरेटिव एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। ओके, तो आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कि नॉन प्रिमिटिव कौन सी है और प्रिमिटिव कौन सी है। देखिए इन एल्गोरिथम के अंदर आपके नॉन प्रिमिटिव कौन सी है? देखिए
FCFS, फिर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ये फिर शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट नहीं, लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट नहीं, लॉन्गेस्ट ऑफ फर्स्ट, ये ऊपर वाले ना, और राउंड रॉबिन नहीं, प्रायोरिटी बेस नहीं, HRRN हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ये वाली भी ओके। 1, 4, 7 और 8 ओके। 1 ऑप्शन के अंदर देखिए 1, 4, 7 है और आपकी 8 भी है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। तो शायद ऑप्शन में मेरे से गड़बड़ हो गया। हाँ, बी का देखना है। यहाँ देखिए 1, 4, 7 और 8, ये क्या हो गया आपका, यहाँ देखिए मैच कर रहा 1, 4, 7 और 8, और बाकी बचे क्या आपकी प्रिमिटिव है। तो ए देखिए प्रिमिटिव के अंदर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यस, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यस, राउंड रॉबिन, यस, प्रायोरिटी बेस, यस, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th इसका करेक्ट आंसर। ओके, सही लिखे हुए, मैं एक्चुअली ए के अंदर देखने लग गया था, बी के आंसर ये मैच कर रहे हैं, तो बाकी बचे आंसर आपके क्या हो गए, ए के हो गए। तो आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि FCFS कौन सी एल्गोरिथम है या लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट कौन सी है। तो देखिए जहाँ रिमेनिंग लिखा हुआ है ना, वो आपकी प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। राउंड रॉबिन नाम से पता है आपको कि प्रिमिटिव है, और प्रायोरिटी बेस भी आपकी प्रिमिटिव है। ओके, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉन्वॉय इफेक्ट अकर्स इन, कॉन्वॉय इफेक्ट कौन सी एल्गोरिथम के अंदर होता है, FCFS एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम या प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम। तो आपका जो कॉन्वॉय इफेक्ट होता है वो कौन सी एल्गोरिथम के अंदर होता है, FCFS एल्गोरिथम के अंदर होता है। कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है, एक काफिला। तो वैसे इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो भी बना रखा है मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट के अंदर, देख लीजिए। इसके अंदर क्या हो जाता है, आपका वेटिंग टाइम क्या होता है, ज़्यादा आता है। किस कारण से होता है, FCFS के अंदर अगर आपका कोई लॉन्ग बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो गया, ऐसा प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूट होने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, बाकी जो दूसरे प्रोसेस है जो इसके बाद एग्जीक्यूट होने वाले हैं, उनको उतनी देर तक वेट करना पड़ेगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट। ड्यू टू कॉन्वॉय इफेक्ट, अब कॉन्वॉय इफेक्ट कारण क्या क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज, एवरेज वेटिंग टाइम डिक्रीज। तो यूटिलाइजेशन इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, तो ये हो नहीं सकता। CPU यूटिलाइजेशन डिक्रीज, हाँ ये हो सकता है, CPU यूटिलाइजेशन डिक्रीज, हाँ। एवरेज वेटिंग टाइम डिक्रीज, एवरेज वेटिंग टाइम डिक्रीज होता है, नहीं, वो इंक्रीज हो जाता है, एवरेज वेटिंग टाइम इंक्रीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान रखना, कॉन्वे इफेक्ट के कारण CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या होता है, गिर जाता है, और वेटिंग टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, जो प्रोसेस जिनका वेटिंग टाइम बर्स्ट टाइम बड़ा है उनको आप पहले एग्जीक्यूट करोगे। मैं ये कह रहा हूँ P1, P2 और P3 ये प्रोसेस है, इनका जो बर्स्ट टाइम है P1 का है 10, इसका है 1, इसका है 2। अगर आप P1 को पहले एग्जीक्यूट करोगे तो 2 और 3 को क्या 10 यूनिट टाइम तक वेट करना पड़ेगा। ओके, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट। समझ गए ना। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 3 processes P1, P2, P3 enters into system with CPU burst time 10, 5, 15 respectively with FCFS order। आपको एल्गोरिथम दे रखी कि FCFS इसको सोल्व करना है। ऑल हैव सेम अराइवल टाइम, तो आपको वेटिंग टाइम निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम। तो चलिए इसको करने के लिए तरीका देख लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए आपके प्रोसेस नंबर कौन कौन से हैं, P1, P2, P3। ओके, और उसके बाद आपके पास क्या जाएगा, अराइवल टाइम। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अराइवल टाइम सबका सेम है, तो मैं मान लेता हूँ 0 है, 0 है और 0 है। और यहाँ पे लिखिए आप बर्स्ट टाइम क्या दे रखा है, 10, 5 और 15। 10, 5 और 15 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, इनका कंप्लीशन टाइम।
तो इस आपको अगर ये निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या बनाएगा, गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, गैंट चार्ट। ओके, गैंट चार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, गैंट चार्ट। करने का तरीका देख लीजिए। अराइवल टाइम 0 पे लिया तो हम सबसे पहले 0 लेंगे। FCFS के अंदर क्या होता है, जो प्रोसेस पहले सिस्टम में आएगा उसको पहले जो आपका रिसोर्स अलोकेट होगा। अब यहाँ देखिए अराइवल टाइम के सबका 0 है, इसका मतलब तीनों जो प्रोसेस है उस सिस्टम के अंदर सेम समय के अंदर आए। तो अगर अराइवल टाइम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, प्रोसेस नंबर को। मतलब जिस क्रम के अंदर प्रोसेस नंबर है उनको हम प्रायोरिटी पहले देंगे। तो यहाँ P1 पहले है, फिर P2 है, फिर P3, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर इसको और इसको। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा P1 होगा। क्या ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, हाँ पूरा का पूरा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम FCFS का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कोई परमिशन भी नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कौन एग्जीक्यूट होगा, P2 होगा। ठीक है, P2 को एग्जीक्यूट कर लो। कितना टाइम यूनिट तक, 5, 10 + 5 क्या हो गया, 15। ओके, नेक्स्ट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, P3 होगा। कितना हो गया, 15, 15 और 15 क्या हो गया आपके पास, 30। तो जब भी कंप्लीशन टाइम आपको निकालना है आप किधर से चलोगे, राइट हैंड साइड से। यहाँ पे लिख लीजिए आप कंप्लीशन टाइम। तो देखिए P3 का कंप्लीशन टाइम हो गया आपके 30, P2 का हो गया 15 और P1 का हो गया 10। ओके, और आपको क्या क्या पूछा निकालिए। सबसे पहले पूछा आपको एवरेज वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टर्न अराउंड टाइम और फिर आप निकालोगे वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने लिखवाया ऊपर, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये हो जाएगा 10, 15, यहाँ देखिए 10 - 0 10, 15 - 0 15, 30 - 0 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वेटिंग टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 10 - 10 0, 15 - 5 10, 30 - 15 क्या हो जाएगा आपके पास, 15। ठीक है, अब आपको पूछा है एवरेज वेटिंग टाइम, तो निकाल लीजिए। 15 + 10 क्या हो जाएगा आपके पास, 25। और एवरेज निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस है, डिवाइड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 = 16, 3 × 8 = 24। ओके, 10.3। तो इसका आंसर जो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 8.3। ओके, सिंपल सी मैथ्स है। टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालना है। टर्न अराउंड टाइम ये रहा आपके पास, ये हो जाएगा 45 + 10 55, 55 बटा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक बार जाएगा 25 बचा, फिर 18 और 0.3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 18.3। अब क्या पूछा है, कंप्लीशन टाइम ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम का कंप्लीशन टाइम क्या है, मतलब ये P1 P2 P3 कंप्लीट है, उनका कितने के ऊपर कंप्लीट हुए थे। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे सिस्टम का कंप्लीशन टाइम क्या है, 30। तो ओके, एक्चुअली यहाँ पे एवरेज लगाना रह गया है, एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 30, 15 और 10, ये भी सेम आएगा 18.3। ओके, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम आपके सेम निकल के आ रहा है। ये आंसर हो जाएगा आपका 18.3। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1। देखिए इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। हो सकता है आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं कराए, सिर्फ आपको बर्स्ट टाइम करके कंप्लीशन टाइम निकाल ले और आपको पूछेंगे कि P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है। तो यहाँ से देखिए P1 और यहाँ से ये क्या हो गया 10। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ। टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P2। तो आपको अगर एक मोर स्टेप और कैलकुलेशन करानी है तो आपको पूछेंगे P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या। तो यहाँ से देखिए P2 और यहाँ से P2 क्या हो गया 15। तो P2 का टर्न अराउंड टाइम हो गया 15। वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P3। तो P3 का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया 15। देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसका सिंपल लॉजिक है। एक बार आपको गैंट चार्ट बजाना आना चाहिए और कंप्लीशन टाइम निकालना, फिर आपके आंसर आपके फटाफट निकल जाएंगे। थ्रूपुट ऑफ प्रोसेस, आपको प्रोसेस का क्या निकालना है, थ्रूपुट निकालना है। ओके, तो थ्रूपुट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमल अराइवल टाइम। तो आपके थ्रूपुट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कितने नंबर प्रोसेस हैं, ओके, नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन अपने पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अपॉन कंप्लीशन टाइम आपको लेना है। तो प्रोसेस कितने आपके पास 3, कंप्लीशन टाइम क्या है 30,
इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ये देखिए क्या हो गया 10। तो थ्रूपुट कितना है इसका, ओनली 10%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, पर इसको करने में कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक दो बार आप देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सभी जन अच्छे से तैयारी कीजिए, डीमोटिवेट कोई भी नहीं होएगा, है ना। 73 देखिए, कॉनवॉय इफेक्ट अकर्स बिकॉज। तो इसमें पूछा है कॉनवॉय इफेक्ट किसके कारण होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, शॉर्ट प्रोसेस हैव टू वेट टिल लॉन्ग प्रोसेस कंप्लीट्स, लॉन्ग प्रोसेस हैव टू वेट टिल शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीट्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए होगा ना। मैंने बताया था ना आपको, P1, P2 और P3 तीन प्रोसेस है। P2 और P3 का बर्स्ट टाइम कम है और P1 का ज़्यादा है। तो शॉर्ट प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है लॉन्ग प्रोसेस के कंपैरिजन में। तो शॉर्ट प्रोसेस हैव टू वेट टिल लॉन्ग प्रोसेस कंप्लीट। जब तक लॉन्ग वाले प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक शॉर्ट प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉनवॉय इफेक्ट। कॉनवॉय इफेक्ट कैन बी सोल्व बाय, इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई शॉर्ट जो प्रोसेस है जिनका बर्स्ट टाइम कम है उनको हम क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट करें, तो इसका समाधान निकल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम का यूज करते हैं, उसका नाम है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। उसके अंदर क्या होता है, जो छोटे वाले प्रोसेस है उनको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है और लंबे वाले प्रोसेस है उनको बाद में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इन शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, लॉन्गेस्ट जॉब एग्जीक्यूट फर्स्ट, शॉर्टेज जॉब एग्जीक्यूट फर्स्ट, प्रीएम्पशन इज यूज्ड, बी एंड सी। अभी मैंने बताया था कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम के अंदर शॉर्टेज जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम इज, तो एक टर्न अराउंड टाइम की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, द टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्ड द रेडी क्यू, the time required by a process to get execute on CPU, total time interval present between the time of process submission and the time of its completion, total time that a process spends while waiting in ready queue before reaching to CPU। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब है, इसका आंसर है सी, टोटल टाइम इंटरवल प्रेजेंट बिटवीन द टाइम प्रोसेस सबमिशन, जब आपका प्रोसेस क्या होगा सिस्टम में सबमिट हो जाएगा, एंड टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन, और जब वो कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा, उस पूरे टाइम को हम क्या बोलेंगे, टर्न अराउंड टाइम। ओके, जब प्रोसेस सिस्टम के अंदर सबमिट हो जाएगा और जब वो कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टर्न अराउंड टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको डेफिनेशन है तो आपको याद रखनी है ना। डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम, तो ये मैंने ऊपर देख चुके हैं शायद, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम क्या होता है, तो ये चीज़ अभी हमने देख ली थी ऊपर वाली साइड, और इसके क्वेश्चन भी करके हम देख चुके हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए आप, टर्न अराउंड टाइम। डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका, वेटिंग टाइम। रिपीट हो चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3 enters into a system with arrival time 204 and CPU burst time 10, 5 और 15 respectively with shortage of first order। तो आपको वापस एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं, पर इस बार शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। तरीका वही है, फटाफट कर लेते हैं हम। देखिए कितना टाइम लगता है, प्रोसेस नंबर P1, P2, P3, अराइवल टाइम क्या दे रखा है आपको 2, 0 और 4, और बर्स्ट टाइम क्या दे रखा है आपको 10, 5 और 15 दे रखा है। तो इससे मुझे कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना और वेटिंग टाइम निकालना है। तरीका वही है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, गैंट चार्ट बनाना है। अराइवल टाइम क्या सबसे मिनिमम 0, तो यहाँ से हम चालू करेंगे।
तरीका क्या रहेगा, सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस एंटर कर गया उसका हम क्या करेंगे, सबसे कम वाले बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को पहले सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए P1 क्या सिस्टम में आ गया, क्या नहीं आया, वो आएगा 2 यूनिट टाइम के ऊपर। P2 सिस्टम में आ गया, हाँ 0 टाइम यूनिट के ऊपर सिस्टम में कौन आ रहा है, P2 आ रहा है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा आपका P2 एग्जीक्यूट होगा। एक बार एग्जीक्यूट होगा तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीम्पशन नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया 5। अब देखिए 5 यूनिट तक टाइम तक सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस आ गए, P2 तो एग्जीक्यूट हो ही चुका है, अब P1 भी आ चुका है और P3 भी आ चुका है। अब हमें क्या देखना है, ये P1 पहले आया था, P3 पहले और उसके बाद आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर दोनों सिस्टम में एक समय मौजूद है तो मुझे क्या देखना है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, किसका बर्स्ट टाइम कम है। तो देखिए P1 का बर्स्ट टाइम 10 है और P3 का बर्स्ट टाइम 15। इसका मतलब पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, आपका P1 एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप P1 और चला दीजिए, 5 + 10 क्या हो गया आपका 15, ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर कौन एग्जीक्यूट होगा आपका P3, ये क्या हो गया आपका 30। तो ये जो आंसर, ये जो गैंट चार्ट बन गया आपका किसके अकॉर्डिंग बन गया, आपका शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम राइट साइड से चेक करेंगे। P3 कंप्लीट हुआ आपका 30 यूनिट पे, P1 कंप्लीट हुआ आपका 15 यूनिट पे और P2 कंप्लीट हुआ आपका 5 यूनिट पे। तो इन सब के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के मैंने डिटेल में वीडियो भी डाल रखे हैं प्लेलिस्ट के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली के अंदर, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये क्या हो जाएगा आपका 13, 5 - 0 5 और 30 - 4 क्या हो जाएगा आपके पास 26। ओके, और वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 13 - 10 3, 5 - 5 0 और 26 में से 15 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, शायद 11 बचने चाहिए ना। कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार। चलिए देखिए, तो आपको क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, 11 12 13 14, 14 बटा कितने प्रोसेस है 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 और 2 20, तो 3.6। तो देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद मैंने ऑप्शन बनाए नहीं है जल्दी में। 10 5 15 और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अंदर पहले P2 एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका होगा P1 एग्जीक्यूट होगा, दोनों से बर्स्ट टाइम कम इसका है, और फिर P3 एग्जीक्यूट होगा 15। और कंप्रेशन टाइम P3 का क्या है 30, P2 का है P1 का है 15 और P2 का है 5। ओके सही है। 15 में से 2 गए 13, 5 में 0 गए 5, 30 में 4 गए 26। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, ओके 12 है ना, ये हो गया 4.6। तो इसका आंसर आएगा आपका 4.6 13 14। ओके, तो नेक्स्ट देखिए टर्न अराउंड टाइम, ये क्या हो जाएगा आपके पास 13 26 39 और 39 पार क्या हो गया 4 और 5 क्या हो गया आपके पास 44, 44 बटा 3 क्या हो जाएगा 1 और 14 12 20.6। तो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम का निकल के आ गया 14.6। ओके, फर्स्ट का आंसर 4.6 है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम है 14.6। ओके, एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए 45 और 5 क्या हो गया आपके पास 50, 50 बटा 3 ये क्या हो गया आपके पास 1 और बचा क्या है 2 20, तो 6 बार और पॉइंट क्या हो गया 3 16.3। तो एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा आपके पास 3 नहीं 6 आएगा 16.6। ओके, तो ये सही है। यहाँ पे शायद थोड़ा मैं चेंज करना भूल गया। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1, देखिए प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, तो यहाँ आ जाइए P1 और कंप्लीशन टाइम क्या है 15। तो हमारा आंसर हो गया ये। टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P2 टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया 5, तो आंसर हो गया ये।
वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P3 का वेटिंग टाइम क्या है 11, तो ये क्या हो गया हमारा फोर्थ आंसर। ओके, और मेरे ख्याल से अब आपको पूछेगा थ्रूपुट। तो थ्रूपुट के लिए मैंने बताई है नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन कंप्लीशन टाइम, क्या हो गया आपका 30 × 100, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 10%, तो ये हो गया आपका सेकेंड। तो उम्मीद है आपको शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से कैसे निकालना है समझ में आया होगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अगर इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन तो मैंने सारे बना दिए, आपके इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। चलिए, विच आर कोऑपरेटिव प्रोसेस कौन से होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला था नॉन प्रिमिटिव जो एल्गोरिथम है उसको हम क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और नॉन प्रिमिटिव वाली एल्गोरिथम कौन कौन से आपकी FCFS है, SJF है, LFJ है, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट नहीं है, ये वाली प्रिमिटिव है। SJF है, LJF है, HRN है, राउंड रॉबिन नहीं है, ये प्रिमिटिव है। LJF है, HRN है, SJF है और FCFS है, ये सही है। FCFS है, SRTRF नहीं है, LRTRF नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका C हो गया है। व्हाट इज क्राइटेरिया इन मोड ऑफ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम, तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का क्राइटेरिया क्या है, हम इसको सोल्व करते हैं अराइवल टाइम के ऊपर, और इसका मोड क्या है नॉन प्रिमिटिव। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट फॉलो डैश अप्रोच, तो शॉर्टेज ऑफ फॉलो कौन सा अप्रोच फॉलो करती है, ग्रीडी अप्रोच फॉलो करती है। ओके, तो जो बर्स्ट टाइम जिसका कम होता है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी, तो आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या हो सकती है, प्रिमिटिव भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव हो सकती है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। विथ इंक्रीज इन टाइम क्वांटम, अगर टाइम क्वांटम इंक्रीज होता है तो ये सारी चीज़ें आपकी राउंड रॉबिन से रिलेटेड है एल्गोरिथम से। तो अगर टाइम क्वांटम इंक्रीज होगा देखिए आप ये एक लॉजिक ध्यान रख लीजिए, अगर टाइम क्वांटम इंक्रीज होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिक्रीज होगी, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। तो भी हम टाइम क्वांटम पढ़ेंगे एल्गोरिथम, उस समय आपको ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, वैसे इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप ये कंसेप्ट याद कर लीजिए। अगर टाइम क्वांटम इंक्रीज होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिक्रीज होगी और रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होगा। उल्टा हुआ तो क्या हो जाएगा, टाइम क्वांटम डिक्रीज हुआ तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीज होगी और रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा डिक्रीज होगा। तो पूछा क्या है, विथ इंक्रीज इन टाइम क्वांटम रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा आपका, एक्चुअली दोनों ऑप्शन लग गए मुझसे, टाइम इंक्रीज, तो यहाँ कर लीजिए डिक्रीज, तो ये आपका बी आपका करेंट आंसर हो जाएगा। ओके, विथ इंक्रीज इन टाइम क्वांटम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीज नहीं, यहाँ देखिए क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिक्रीज होगी और रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। विच एल्गोरिथम इज बेस्ट अमंग द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेटिंग टाइम, मिनिमम वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी एल्गोरिथम सबसे अच्छी है, तो आप इसको याद कर लीजिए, इसका आंसर है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। जितनी एल्गोरिथम है उनके अंदर अगर हम वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग कंपेरेटिव करें तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो एल्गोरिथम है वो सबसे अच्छी है। स्टारवेशन प्रॉब्लम इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सोल्व बाय प्रिम्पशन, नॉन प्रिम्पशन, एजिंग और एंटी एजिंग। देखिए, जब हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करते हैं, इसके क्वेश्चंस मैंने डाले नहीं है क्योंकि आपके एल्गोरिथम के अंदर राउंड रॉबिन इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे इसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। स्टारवेशन प्रॉब्लम आपकी आती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर, जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले सिस्टम के अंदर लाया जाता है और लो प्रायोरिटी प्रोसेस को नेग्लेक्ट किया जाता है। उस चीज़ को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एजिंग का यूज़ करते हैं। एजिंग मतलब कुछ भी नहीं है, एजिंग मतलब ये है कि आप जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उनकी एज क्या करते रहते हैं, धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। उससे क्या हो जाता है, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो भी एक समय बाद क्या बन जाता है, आपके हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बन जाते हैं, तो सिस्टम उनको पहले एग्जीक्यूट करता है। इंटरेक्शन विथ हार्डवेयर इज डन बाय यूजर मोड, कर्नल मोड, बोथ ए एंड बी, नन। तो देखिए, अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके सिस्टम कॉल से संबंधित क्वेश्चन है। ओके, सिस्टम कॉल, तो देख लीजिए क्या होता है सिस्टम कॉल, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ। जब भी सी के अंदर आप लिखते हैं प्रिंटफ, तो प्रिंटफ क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो लाइब्रेरी के अंदर पहले से डिफाइंड है। ओके,
जो लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है पहले से, है ना। सिस्टम लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन ही है प्रिंटफ, पर जब आप यूज़र डिफाइंड नहीं है, ये लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन ही है। पर जब आप प्रिंटफ कॉल करते हो ना, तो क्या होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 मोड रन करते हैं। एक होता है आपका कर्नल यहाँ पे आ जाएगा आपका यूज़र मोड, और यहाँ आ जाएगा आपका कर्नल मोड। और यहाँ मैं मान चल रहा हूँ नीचे हार्डवेयर है, और टॉप ऑफ द हार्डवेयर आपका ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। तो जब आप प्रिंटफ लिखते हो ना, यहाँ पे जैसे प्रिंटफ लिखते हो तो वो जो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, कर्नल मोड के पास जाती है, और वहाँ पे वो क्या कॉल करता है, राइट जो फंक्शन है उसको कॉल करता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन कॉल करते हो, तो उनके इनबिल्ट फंक्शन पहले से डिफाइन रहते हैं कर्नल मोड के अंदर, तो वो कॉल होते हैं। और उस कॉल को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल। वो सिस्टम कॉल बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट किससे इंटरेक्टेड होते हैं, आपके हार्डवेयर के साथ। और राइट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और वो वापस रिस्पॉन्स किसे करेगा, आपके यूजर मोड को रिस्पॉन्स करेगा, और प्रिंटअप के अंदर जो भी लिखा हुआ वो प्रिंट कर देगा। आई बात समझ में। जैसे आपने सी के अंदर प्रिंटफ लिखा होता है, जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा हुआ होता है, C++ के अंदर सी आउट लिखा होता है। तो जो भी ये फंक्शन लिखे होते हैं, डायरेक्ट लास्ट में जाके क्या कॉल करते हैं, राइट फंक्शन को कॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिस्टम कॉल्स आर नॉट अलाउड इन, सिस्टम कॉल कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए, प्रोसेस और थ्रेड्स के बारे में आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। प्रोसेस और थ्रेड्स, ओके। तो प्रोसेस है आपके सिस्टम कॉल को, सिस्टम कॉल इन्वॉल्व रहते हैं प्रोसेस के अंदर, जबकि थ्रेड के अंदर आपके सिस्टम कॉल इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ओके, तो उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थ्रेड। और भी जो इनके डिफरेंस है क्या क्या है देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट्स डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंटली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस को क्या समझता है, अलग अलग समझता है। जबकि थ्रेड के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस के अंदर ही सारे थ्रेड आपके डिवाइडेड रहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे थ्रेड को एक ही समझता है, एक ही टास्क समझता है। ओके, फिर देखिए, अगर आप किसी एक प्रोसेस को ब्लॉक करते हो तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक हो जाता है, पर दूसरे प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जबकि थ्रेड के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी एक थ्रेड को ब्लॉक करते हो तो पूरा का पूरा आपका थ्रेड क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ओके, और यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है, ये देख लीजिए आप प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, ये हमने चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले। प्रोसेस के अंदर देखिए क्या होता है, आपके पास टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप, और क्या होगा आपके पास, स्टैक। टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप और स्टैक। तो इसको आप टेक्स्ट सेक्शन इंटररिलेटेड भी बोल सकते हो आप। तो सेलेक्ट द करेक्ट सेट शेयर्ड बाय थ्रेड। थ्रेड क्या क्या शेयर करते हैं, तो हम थ्रेड वाला सेक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपके थ्रेड्स है, और ये जो सेक्शन शेयर करते हैं वो है आपका डेटा सेक्शन, और आपका सेक्शन है कोड सेक्शन, और लास्ट वाला सेक्शन है आपका फाइल सेक्शन। और यहाँ पे ये हो गए अलग अलग थ्रेड के अंदर आपके स्टैक हर एक थ्रेड का अलग बनता है, प्रोग्राम काउंटर हर एक थ्रेड का अलग होता है, और रजिस्टर हर एक थ्रेड का अलग होता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाले इसके अंदर। ओके, तो पूछा है कि थ्रेड कौन कौन से शेयर करता है। तो देखिए ये T1 अलग थ्रेड है, T2 अलग थ्रेड है, और T3 अलग थ्रेड है, और जो शेयर कर रहा है वो डेटा मैंने यहाँ लिख रखा है। तो डेटा सेक्शन को शेयर करता है, कोड सेक्शन को शेयर करता है, और फाइल सेक्शन को शेयर करता है। तो देखिए डेटा, कोड और फाइल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेलेक्ट द करेक्ट सेट नॉट शेयर्ड बाय थ्रेड। अब आप वो सेट निकालिए जो थ्रेड शेयर नहीं करता है। तो देखिए स्टैक शेयर नहीं करता है, प्रोग्राम काउंटर शेयर नहीं करता है, रजिस्टर शेयर नहीं करता है। स्टैक शेयर नहीं करता है, प्रोग्राम काउंटर शेयर नहीं करता है, और रजिस्टर शेयर नहीं करता है। ए, बी और डी। तो देखिए ऑप्शन, इसका आंसर हो गया 4th। ओके, आपको डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है। डिफरेंट प्रोसेस हैव डिफरेंट कॉपीज ऑफ।
हर एक प्रोसेस के किसकी कॉपी हमेशा अलग अलग रहेगी। तो स्टैक रजिस्टर स्टैक, तो प्रोसेस के अंदर तो सभी की कॉपी अलग ही रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए थ्रेड आना चाहिए ना। डिफरेंट थ्रेड हैव डिफरेंट कॉपीज ऑफ, थ्रेड की अलग अलग कॉपी किसकी रहती है। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ABD। थ्रेड्स हैव सेम कॉपीज ऑफ, सेम कॉपी किसकी रहती है, अभी हमने देखा था ये किस किस की रहेगी आपके पास, डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन और फाइल सेक्शन। डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन और फाइल सेक्शन, CEF। तो CEF 3 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए डायरेक्ट ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें समझाना था मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रोसेस हैव स्लोअर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग व्हाइल थ्रेड्स हैव फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है। ध्यान रखिए, प्रोसेस और थ्रेड के अंदर एक और डिफरेंस है। प्रोसेस की जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है स्लोअर होती है कंपेरेटिव टू थ्रेड। तो प्रोसेस हैव स्लोअर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग व्हाइल थ्रेड्स हैव फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर ली है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इफ एन इंटरप्ट जनरेट ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर प्रोसेस, विल नॉट ब्लॉक ऑन एंटायर प्रोसेस विच इज ट्रू। तो अभी मैंने बोला था कि प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस ब्लॉक होता है तो दूसरे प्रोसेस ब्लॉक नहीं होते हैं। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इफ एन इंटरप्ट जनरेट ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर प्रोसेस, विल नॉट ब्लॉक ऑन एंटायर प्रोसेस। तो आपको पूछा कौन सा ट्रू है, तो ए वाला ट्रू है, दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करेगा, खुद को तो ब्लॉक करेगा ही करेगा सिस्टम। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपके ए। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, नन। तो थ्रेड्स होते हैं आपके इंटरडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और फाइल सेक्शन को शेयर कर रहे होते हैं। ओके, उनको एक दूसरे की जरूरत होती है, जबकि प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस सारे की सारे कौन सी यूनिट होती है, इंडिपेंडेंट। थ्रेड्स आर आल्सो कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस, हैवी वेट, मीडियम वेट और नन। तो थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ड्यूरिंग सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, कर्नल मोड टू यूजर मोड, बोथ ए एंड बी, नन। तो जब भी सिस्टम कॉल होता है तो आपका ओएस क्या करता है, यूजर मोड से कर्नल मोड के अंदर स्विच करता है। कर्नल लेवल थ्रेड्स मैनेज बाय, कर्नल लेवल थ्रेड कौन मैनेज करता है आपके, तो देखिए यूजर लेवल लाइब्रेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू। तो आपके कर्नल लेवल थ्रेड कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए दो तरह के थ्रेड होते हैं यहाँ पे, मेनली यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। तो इनके अंदर डिफरेंस देखिए क्या क्या है। हाँ, यूजर लेवल थ्रेड को आपके कौन मैनेज करता है, यूजर लेवल लाइब्रेरी। कौन करता है, यूजर लेवल लाइब्रेरी। और कर्नल लेवल थ्रेड को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यूजर लेवल थ्रेड जो होते हैं वो आपके फास्टर होते हैं, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं वो स्लोअर होते हैं यूजर लेवल थ्रेड से। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है यूजर लेवल थ्रेड की फास्ट होती है, जबकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है कर्नल लेवल थ्रेड की स्लो होती है। ओके, और इफ वन यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन एंटायर प्रोसेस गेट ब्लॉक्स। यूजर लेवल थ्रेड के अंदर क्या होता है, अगर एक आपका थ्रेड है वो ब्लॉक होता है तो पूरा का पूरा जो आपका प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। पर कर्नल लेवल थ्रेड के अंदर नहीं रहता है ना, कर्नल लेवल थ्रेड के अंदर सारे जो थ्रेड है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप एक कर्नल लेवल थ्रेड को ब्लॉक करते हो तो दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक नहीं होता है। ओके, फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखिए अगर हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर टू स्लोअर कंपेयर करें तो यूज़र लेवल थ्रेड की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है आपकी कर्नल लेवल थ्रेड की, और फिर होती है आपके प्रोसेस की। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इसी के ऊपर सीधा सीधा। चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
फाइंड द करेक्ट ऑर्डर अमंग फॉलोइंग, तो इनमें से आपको करेक्ट ऑर्डर बनाना है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर टू स्लोअर, तो ये मैंने बता ही दिया आपका यूजर लेवल थ्रेड की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सबसे फास्ट होती है, फिर कर्नल लेवल थ्रेड की और फिर प्रोसेस की। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इफ एन इंटरप्ट जनरेट ब्लॉकिंग अ थ्रेड विल डैश इन कर्नल लेवल थ्रेड, तो अभी मैंने बताया था कर्नल लेवल थ्रेड के अंदर क्या होता है, अगर कोई कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक होता है तो दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड आपका ब्लॉक नहीं होगा। ब्लॉकिंग अ थ्रेड विल नॉट ब्लॉक अनदर थ्रेड, ब्लॉकिंग अ थ्रेड विल ब्लॉक अनदर थ्रेड, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही बी हो जाएगा। अगर एक कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक होता है तो दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड आपका ब्लॉक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्क, तो ये छोटे से क्वेश्चन आ सकता है तो आप ध्यान रखिए क्योंकि मैंने कई एग्जाम में देखा हुआ है। फोर्क इज अ सिस्टम कॉल यूज टू क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस एज अ क्लोन ऑफ इट्स पेरेंट, बिल्कुल सही है। फोर्क का काम क्या है, जो पेरेंट है उसका क्या क्रिएट करता है, ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है या क्लोन क्रिएट करता है। हाउ मेनी टाइम्स आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट प्रिंटेड, तो अगर ये कोई आपका कोड दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस में अंदर प्रिंट कितनी बार प्रिंट होगा, तो प्रिंटफ भी दे रखा है, इसका मतलब इसका तो एक बार प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। फोर्क फिर प्रिंटफ भी दे रखा है, तो अब कितनी बार प्रिंट होगा, तो जब भी फोर्क कॉल होगा तो चाइल्ड प्रोसेस 2n-1 टाइम्स कॉल होंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, कितनी बार कॉल हुआ ये 2n-1, 2 - 1 क्या हो गया 1, तो यहाँ पे क्या करेगा ये एक बार प्रिंट होगा 1 + 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्क इज अ सिस्टम कॉल यूज टू क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस अ क्लोन, हाउ मेनी चाइल्ड्स आर क्रिएटेड इफ n टाइम फोर्क इज कॉल्ड, तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर बता दिया है, ये आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ फोर्क क्या एक बार ही कॉल हुआ, मान लीजिए फोर्क जो आपका प्रोसेस है 2 बार कॉल होता है यहाँ पर, उस केस के अंदर ये जो हेलो है प्रिंटफ आरबी है वो कितनी बार प्रिंट होता, तो आप कैसे निकालते हैं 2 - 1, तो आंसर क्या हो जाता है आपका 3। तो चाइल्ड प्रोसेस कितनी बार प्रिंट होगी इस केस के अंदर 3 बार, और यहाँ पे 1 और ऐड कर दो तो फिर उसमें 4 आंसर हो जाता है। ओके, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट देखिए 111, विच इज नॉट करेक्ट फाइल एलोकेशन मेथड, इनमें से कौन सा करेक्ट फाइल एलोकेशन मेथड नहीं है, तो फाइल एलोकेशन मेथड आपके अलग अलग तरीके के हैं, तो कौन कौन से देखिए, बिल्कुल सिंपल है, कंटीन्यूअस एलोकेशन मेथड है, लिंक्ड एलोकेशन मेथड है और इंडेक्स एलोकेशन मेथड है। कंटीन्यूअस एलोकेशन मेथड के अंदर क्या होगा, कोई फाइल आपकी बनी है तो उसको मेमोरी के अंदर जो स्पेस मिलेगी वो किस फॉर्म के अंदर मिलेगी, कंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर मिलेगी। लिंक्ड एलोकेशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपके मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स दे रखे हैं अलग अलग जगह के ऊपर, तो इसके अंदर जरूर नहीं कि वो जो फाइल का स्पेस है कंटिन्यूस के अंदर मिले, ये वाला ब्लॉक इससे लिंक हो सकता है, ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक से लिंक हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड एलोकेशन। और इंडेक्स एलोकेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या है, अलग अलग ब्लॉक्स दे रखे हैं, तो एक ब्लॉक क्या होगा, रिजर्व होगा किसके लिए, इंडेक्स के लिए, उस इंडेक्स के अंदर सारे पॉइंटर्स होंगे कि भाई जो फाइल है वो इस वाले ब्लॉक के अंदर लोड कर रखी है, इसमें कर रखी है और इसके अंदर कर रखी है, तो इस वाले ब्लॉक के पास क्या रहेंगे, सारे पॉइंटर्स आएंगे, इस ब्लॉक को हम इंडेक्स ब्लॉक भी बोलते हैं। ओके, तीनों चीजें समझ में आ गई। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो विच इज नॉट करेक्ट फाइल एलोकेशन मेथड, कंटीन्यूअस एलोकेशन होता है, इसका आंसर क्या हो गया बी, मिक्स एलोकेशन कोई मेथड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट इन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, कंटीन्यूअस एलोकेशन के अंदर होता है, मिक्स के अंदर, लिंक्ड के अंदर और इंडेक्स के अंदर। तो देखिए देखिए फर्स्ट का आंसर देखिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल वाला पार्ट है, देखिए ये जैसे ब्लॉक है और उसके अंदर कुछ अंदर वाली साइड स्पेस बच गई तीनों ब्लॉक के अंदर, ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और तीनों वालों ब्लॉक को एक साथ काउंट करके अगर हम स्पेस काउंट करें तो वो क्या कहलाएगा आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ब्लॉक के अंदर जो स्पेस खाली उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन।
और जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबको एक साथ काउंट करके जो स्पेस खाली उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट इन, तो इसका आंसर आप ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस एलोकेशन के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। एक 113 देखिए, 4 पॉइंटर्स 1 एंटायर ब्लॉक इज वेस्टेड। तो एक पूरा का पूरा ब्लॉक किसके अंदर वेस्ट होता है, यहाँ देखिए आप इंडेक्स एलोकेशन के अंदर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस सपोर्ट्स, सीक्वेंशियल एक्सेस किसके अंदर सपोर्ट करता है, बताइए आप मेरे को, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो सीक्वेंशियल एक्सेस किसके अंदर सपोर्ट करेगा, तो देखिए कंटिन्यूस एलोकेशन, कंटिन्यूस एलोकेशन के अंदर आप सीक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स एक्सेस के अंदर आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस। लिंक्ड एलोकेशन के अंदर आप सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हैं। जब फाइलें लिंक्ड रहेगी, लिंक लिस्ट के अंदर हम एक्सेस कौन सा करते हैं, सीक्वेंशियल करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखना, ये कंटिन्यूअस एलोकेशन के अंदर हम सीक्वेंशियल कर सकते हैं प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स के अंदर हम डायरेक्ट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको। 3 प्रोसेस P1, P2, P3 एंटर्स इनटू सिस्टम विद अराइवल टाइम 0 to 4 एंड CPU बर्स्ट टाइम दे रखा है। आपको यूज करनी है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम और इसका टाइम क्वांटम लेना है 2। उस केस के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन है निकालने हैं। तो एक्चुअली मैंने इसको एक ही पेज के ऊपर लेना था मुझे। चलिए देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बनाता हूँ मैं P1, P2 और P3। क्या दे रखा है आपको, अराइवल टाइम 0, 2 और 4 और बर्स्ट टाइम क्या दे रखा है आपको 4, 5 और 3। आपको निकालना है कंप्लीशन टाइम। चलिए, और टाइम क्वांटम आपको कितना दिया हुआ है इसके अंदर, 2 यूनिट दिया हुआ है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना बताया था मैंने, गैंट चार्ट। और राउंड रॉबिन के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, गैंट चार्ट बनाओ उससे पहले आपको एक क्यू का यूज करना है। उस क्यू का क्या नाम है, रेडी क्यू। क्या बोलते हैं, रेडी क्यू। तो देखिए कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, तो वहां जाके देख सकते हैं, वहां पे ज्यादा एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम के अंदर कौन सा प्रोसेस आया। कौन सा है आपका, P1। तो ले लिया मैंने P1 रेडी क्यू के अंदर। ओके, तो P1 को हम सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे, गैंट चार्ट के अंदर। और कितने टाइम यूनिट तक चलाएंगे, 2। तो यहाँ काट लिया और यहाँ मैंने क्या रखा, P1। और कितने टाइम यूनिट तक चलेगा, 2 तक क्यों चलेगा, क्योंकि टाइम क्वांटम दे रखा है आपको। ओके, तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम 4 में से 2 गए तो क्या बच गया यहाँ पे, 2। ठीक है, बर्स्ट टाइम आपको अपडेट करता रहना है। अब देखिए 2 टाइम यूनिट तक सिस्टम के अंदर क्या कोई और प्रोसेस आ गया है, हाँ आ गया है। कौन सा आ गया है, P2। यहाँ देखिए अराइवल टाइम क्या है, 2। तो जो नया सिस्टम आया है उसको मैं क्या करूंगा, पहले ऐड करूंगा, फिर चेक करूंगा क्या P1 बच गया है क्या, हाँ देखिए 2 यूनिट बच गया। तो P1 को क्या करूंगा, इसके आगे में क्यू के अंदर ऐड कर दूंगा। आई बात समझ में, सबसे पहले नया प्रोसेस ऐड करना है और उसके बाद बचा हुआ प्रोसेस ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम वापस नेक्स्ट। अब आपको रेडी क्यू से इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट कौन आएगा आपका, P2 कितना यूनिट चलाएंगे हम, 2 यूनिट तक। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, 3। और यहाँ लिख दिए 2 + 2 क्या हो गया आपके पास, 4। अब देखिए 4 यूनिट तक सिस्टम में कोई और प्रोसेस आया है क्या, नया, हाँ आया है। कौन सा, P3 आ चुका है। तो नया जो प्रोसेस है पहले ऐड होगा। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, P3। क्या P2 बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है, कितना, 3 यूनिट। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, P2। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा, वापस P1। जो रेडी क्यू के है प्रोसेस उनको ही हमें एग्जीक्यूट करना है। ओके, P1 कितना यूनिट चलाऊंगा मैं, 2। तो क्या P1 कितना चलेगा, 2। तो यहाँ क्या बच गया, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 6।
तो 6 यूनिट तक सिस्टम में कोई वो प्रोसेस आया नहीं, सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके, तो अब हमें ये स्टेज देखने की जरूरत नहीं है स्टेप। क्या P1 बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है, तो नेक्स्ट P1 नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट कौन आएगा आपका? P3। P3 को आप एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, P3 कितनी यूनिट तक चलेगा? 2 यूनिट तक। यहाँ क्या बच गया? 1, और यहाँ क्या हो गया? 8। क्या P3 बचा हुआ है? हाँ बचा हुआ है, तो P3 को आप क्या कर लो? आगे ऐड कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट P2। P2 चलेगा, यहाँ लिख लीजिए आप P2। P2 कितने यूनिट तक चलना चाहिए? 2। ये क्या बच गया यहाँ पे? 1। यहाँ क्या हो गया? 10। क्या P2 बचा हुआ है? हाँ बचा हुआ है, तो इसको क्यू के अंदर ऐड कर दो। नेक्स्ट कौन एग्जीक्यूट होगा? P3। P3 कितने यूनिट तक चलेगा? 2 टाइम क्वांटम दे रखा है, पर इसके पास अवेलेबल ही एक ही है, तो कितना चलेगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 11। क्या P3 बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट कौन एग्जीक्यूट होगा? P2। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? P2 कितना चलेगा? 1 यूनिट। ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 12। क्या P2 बचा हुआ है? नहीं है, तो ये आपका गैंट चार्ट बन चुका है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है राउंड रोबिन, इसको अच्छे से करके जाना। इसके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैंने मेरी प्लेलिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर 3-4 डिटेल में वीडियो बना रखे, प्लीज़ आप उनको जाके रेफर कीजिए एक बार, है ना। तो कंप्लीशन टाइम के अंदर हम चलेंगे बैक साइड से। तो P2 कब कंप्लीट हुआ आपका? 12 यूनिट पे। P3 कब कंप्लीट हुआ? 11 यूनिट पे। और P1 कब कंप्लीट हुआ आपका? 6 यूनिट पे। फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस मिल रहा है उसको काउंट करना है। P2 12, P3 11, P1 हुआ 6 पे। अब हम क्या निकालेंगे इसका? टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालिए फटाफट। 6 - 0 क्या हो गया? 0। 12 - 2 क्या हो गया? 10। 11 - 4 क्या हो गया आपके पास? 7। वेटिंग टाइम क्या हो गया? 4 - 6 क्या हो गया? 2। 10 - 5 क्या हो गया? 10 - 5 5, और 7 - 3 क्या हो गया आपके पास? 4। तो क्या क्या पूछा है देखिए, वही चीज़ें सारी पूछी हुई इसके अंदर। आप एवरेज कंप्लीशन टाइम निकाल दीजिए। क्या हो गया? 6 × 12 और 18, 18 और 10 28, और 1 क्या हो गया? 29। 29/3 क्या हो जाएगा? ये 9 बार जाएगा। 1 × 9 = 2 18, 3 × 27 और 10 9.6। कंप्लीशन टाइम आ गया आपका 9.6। टर्न अराउंड टाइम देखिए, 6 × 12 1 13, और 13 और 10 क्या हो गए? 23। 23/3 ये क्या हो गया? 7 बार। 21 20 बचा है, तो कितनी बार जाएगा? होगा 6 बार। 7.6। और वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा आपके पास? 5 और 4 9 और 2 क्या हो गया? 11। 11/3, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे 3 3 9 3.6। तो चलिए क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर देखिए। एवरेज वेटिंग टाइम पूछा गया आपको, तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हुआ आपका? 3.6, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, क्या? 7.6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या है? 9.6, तो 9.6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1, तो प्रोसेस P1 है आपका कब कंप्लीट हुआ था? बताइए आप मेरे को। प्रोसेस P1 है कंप्लीट हुआ था आपका 6 पे, तो ये क्या हो जाएगा? 6। टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P2 कब टर्न अराउंड टाइम क्या है? 10, तो ये क्या हो जाएगा? 3। वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P3 का वेटिंग टाइम क्या है? 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। थ्रूपुट निकालना है, सेम प्रोसेस है। नंबर ऑफ प्रोसेस क्या है? 3। कंप्लीट कितने पे? 12, और इंटू क्या हो जाएगा आपके? 100, ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा आपके? 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? गड़बड़ है। 3 बटा प्रोसेस कितने पे कंप्लीट हुआ? 12 के ऊपर। ओके, देखिए प्रोसेस आपका कितने पे कंप्लीट हुआ? 12 के ऊपर, है ना। 12, हाँ सही है। 10 11 12 बिल्कुल सही है। 4, तो ये क्या हो गया? 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई करके कर दो 25%। चलिए, तो देखिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए प्लीज़ उनको कीजिए 1-1 2-2 बार। ओके, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए, थैंक यू।